नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अलग अलग प्रावधानों को हम जानने की कोशिश करते रहते हैं, अलग अलग ऑर्डर्स को और जजमेंट्स को भी हम डिस्कस करते हैं। तो आज हमारे पास में एक बहुत ही बेसिक चीज है। एक 2001 का ऑर्डर है जो कोऑपरेशन डिपार्टमेंट का है फॉर द नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस। काफी सारे हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ पे मेंबर्स को, टेनेंट्स को और मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स को भी इसके बारे में हार्डली कोई आइडिया है। तो आज पूरी बेसिक्स को समझने की कोशिश करेंगे, क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो पहले गवर्नमेंट का ऑर्डर था 1995 का। उसके हिसाब से असेसमेंट ऑफ द नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस शैल नॉट बी मोर देन वन टाइम सर्विस चार्जेस। एक ही बार आप सर्विस चार्जेस जितना देना है वो दे देना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है। अब इसी चीज को लेके काफी सारे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज ने रिट पिटीशन फाइल किया ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में। और बॉम्बे हाई कोर्ट में जब ये रिट पिटीशन फाइल हुआ तो हाई कोर्ट ने क्या सजेस्ट किया कि प्रॉपर डायरेक्शन में बी गिवन बाय टेकिंग द कंसिडरेशन ऑन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द रेंट of the tenements and the classification in that regard of experts and value in this field। ठीक है। अब ये जो मैटर है ये एडवाइस के लिए, अब जब ये ऑब्जर्वेशन किया और ये जो टिप्पणी करने के बाद हाई कोर्ट, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का ये जब गवर्नमेंट के पास पहुंचा तो गवर्नमेंट ने इसे अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास भेजा उनकी एडवाइस के लिए। ठीक है। तो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट को रेफर किया जो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस दीवान दौलत राव कपूर, इस केस में क्या हुआ था। और इसको रेफर करने के बाद बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द मैनेजिंग, बेस्ड ऑन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ municipal corporation, there will be discontent between the members of the old and the new cooperative housing societies, or as once taxable amount fixed, जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक बार जो टैक्सेबल अमाउंट फिक्स कर दे वो बार बार ऐसे चेंज नहीं हो सकता है। और पुरानी और नए मैनेजिंग कमेटी के पुरानी और नई कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर्स के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा, डिस्पैरिटी क्रिएट होगा, डिसकंटेंट क्रिएट हो जाएगा, जिसके वजह से प्रैक्टिकली ये जो पहले ऑर्डर था, ठीक है, पहले तो ये ऑर्डर था जो डिस्प्यूट में ऑलरेडी आ चुका है 1995 का। उसके बेस पे जब रिट पिटीशन फाइल हुआ, जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो सजेशन दिया उस सजेशन को, ठीक है, जब ये रेफर किया गया तो इसके बेस पे डिस्पैरिटी क्रिएट हो जाएगा, डिसकंटेंट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि किसी का घर बड़ा है, किसी का छोटा है, किसी का पुराना कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, किसी का नया है। तो इसके बेस पे क्या किया गया कि ये जो टैक्सेबल अमाउंट है फिक्स बाय द म्युनिसिपैलिटी यूनिफॉर्मली, ये एक बार अगर फिक्स हो गया तो ये फिर बार बार बदल नहीं सकता है। तो इसके बेस पे फिक्स करना नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस ये प्रैक्टिकल नहीं होगा और सही नहीं होगा। तो फिर क्या किया, कमिश्नर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड रजिस्ट्रार, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कमिटी को अपॉइंट किया एक्सपर्ट्स को लेके, जो कि किस मैटर में एक्सपर्ट्स है, जो हाउसिंग सोसाइटी के एक्सपर्ट है, जो कोऑपरेशन मैटर में एक्सपर्ट है। ठीक है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी जो है बहुत सारे टाइप के है, बैंकिंग है, क्रेडिट है, ठीक है, इंडस्ट्री है, फार्मिंग है, तो अलग अलग है। तो उसके इनके जो सारे एक्सपर्ट्स को ले लिया हाउसिंग के एंड कोऑपरेशन के, सारे जितने भी कोऑपरेटिव सेक्टर के जितने भी ये एक्सपर्ट्स को लेने के बाद कमिटी बन गई। ये क्या करेगा, रिकमेंडेशन देगा फॉर द नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस। अब कमिटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया कि कोई भी नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस गाला के लिए नहीं लेना है। किनसे नहीं लेना है, अगर मेंबर ने किसी अपने क्लोज रिलेटिव को वो घर या वो टेनेमेंट, वो फ्लैट जैसे दिया हुआ है, जैसे टेनेमेंट हम बात कर रहे हैं, जैसे भाड़े पे दिया है, और फ्लैट कर रहे हैं जहाँ पे ओनरशिप की बात हो रही है, तो फ्लैट या टेनेमेंट जैसे दिया हुआ है तो वहां से गाला के लिए पैसा, नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस नहीं लेना है। अमाउंट विच इज रिकवर्ड पर मंथ फ्रॉम द मेंबर, जो भी पैसा एक मेंबर देता है, ठीक है, एक मेंबर को जो मिलता है, या 10% अमाउंट ऑफ द रेंट
जो भी इससे ज्यादा है, इन दोनों में से जो भी ज्यादा है, रिसीव्ड बाय द मेंबर विच एवर इज मोर, ठीक है, इनका रिकमेंडेशन या कमिटी का रिकमेंडेशन। अब ये इसमें भी डिस्पैरिटी क्रिएट हो रहा है, इसमें भी डिफरेंसेस क्रिएट हो रहा है। या तो जो पैसा जो मेंबर है उसको मिल रहा है, या 10% ऑफ द जो रेंट उसको, अमाउंट ऑफ द रेंट विच एवर इज रिसीव्ड बाय द मेंबर एंड विच एवर इज मोर, इनमें से जो भी ज्यादा है। या फिर असेसमेंट ऑफ द एनओसी शुड बी लिंक्ड विद द, इसको छोड़ के असेसमेंट ऑफ द एनओसी शुड बी लिंक्ड विद द टैक्सेबल वैल्यू। तो ये तीनों चीजों को रेकमेंड किया किसने, जो कमिटी बिठाया था, किसने, कमिश्नर ऑफ कोऑपरेशन एंड रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज। तो इन्होंने ये रिकमेंडेशन देने के बाद अब गवर्नमेंट क्या करता है, ये रिकमेंडेशन को अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में भेजता है, और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट क्या नोट करता है कि ये जो रिकमेंडेशन है, ठीक है, ये रिकमेंडेशन थोड़ा सा उनको इन्होंने स्टडी किया, और ये स्टडी करने के बाद ये क्या डिसाइड करते हैं, अब स्टेट गवर्नमेंट के पास में जो है क्या पावर है, 79A के ऑन दिस रिकमेंडेशन ऑर्डर एज पर द पावर अंडर सेक्शन 79A। अब सेक्शन 79A ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट क्या बोलता है, पब्लिक इंटरेस्ट में स्टेट गवर्नमेंट पावर टू गिव डायरेक्शन इन पब्लिक इंटरेस्ट, ऐसा कोई ऑर्डर कर सकता है, ऐसे कोई नोटिफिकेशन कर सकता है, ऐसा कोई सर्कुलर कर सकता है जो पूरी महाराष्ट्र के लिए एप्लीकेबल हो जाए, क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, उसमें बहुत लार्ज नंबर्स में लोग उसमें अफेक्टेड होंगे, या लोगों को उसमें फायदा होगा, लोगों की भलाई के लिए होगा, लोगों के इंटरेस्ट में होगा। तो सेक्शन 79A को कोट करते हुए इसके बेस पे गवर्नमेंट अभी क्या करता है, इसको ऑब्जर्व करने के बाद थोड़ा बहुत चेंजेस करके अपना ऑर्डर पास करता है, जो आज भी एप्लीकेबल है। तो गवर्नमेंट का ऑर्डर क्या बोलता है कि 1995 में जो उसका पहला जो ऑर्डर था उसको कैंसिल किया जाता है, उसको छोड़ के नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस जो है, जो सर्विस चार्जेस का 10% से ज्यादा नहीं होगा किसी भी सोसाइटीज में। जो भी आप सर्विस चार्जेस मेंटेनेंस के लिए भरते हो, जो लिफ्ट के लिए भरते हो, ठीक है, जो सोसाइटी के अंदर लाइट्स है, जो अदर फैसिलिटीज को आप यूज करते हो, ठीक है, उसका 10% से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। दिस इज एक्सक्लूडिंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटी का जो टैक्स है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह या और कोई टैक्सेस जैसे आप भरते हो, उसको ये अमाउंट छोड़ के है। ये जब कैलकुलेशन करते हैं 10%, ये एक्सक्लूडिंग दैट है, ठीक है। नो एनओसी, कोई भी नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस नहीं है। अगर आपने टेनेमेंट या फ्लैट भाड़े पे दिया या फ्लैट ऐसा रहने के लिए दिया, ठीक है, गिवन टू क्लोज रिलेटिव्स। अब क्लोज रिलेटिव्स में कौन कौन आता है इस ऑर्डर के हिसाब से, इसके अंदर आता है मदर आता है, फादर आता है, सन आता है, ब्रदर आता है, डॉटर आता है, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, सिस्टर इन लॉ, ठीक है, साडू भी आता है, ग्रैंड डॉटर आता है, ग्रैंड सन भी इसमें आता है। एंड अदर रिलेटिव्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी। रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी का मतलब ये है जो एक्ट के हिसाब से, जो बायलॉज के हिसाब से या रूल्स के हिसाब से डिफाइंड है, और या फिर कोई एसोसिएट मेंबर वगैरह ऐसे बना हुआ है बेस्ड ऑन दिस एक्ट, रूल और बायलॉ, उसी के हिसाब से अगर सोसाइटी में वो डिफाइंड है तो वो भी इनके लिए ये नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस का ऑर्डर एप्लीकेबल है। चौथा, एप्लीकेबल टू द रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल सोसाइटी, जिसका मतलब अगर आपका वहाँ पे कोई कमर्शियल कोई गाला के अंदर बिजनेस भी कर रहा है या वहाँ पे कोई शॉप है, उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है। तो इट इज एप्लीकेबल फॉर द टेनेमेंट्स एंड दी फ्लैट्स एज वेल, जो कि कमर्शियल भी हो सकता है रेसिडेंशियल के साथ साथ। और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज टू मेक अमेंडमेंट्स, ये ऑर्डर के हिसाब से आपको अपने बायलॉज के अंदर भी अमेंडमेंट करना है। अगर आपने अमेंडमेंट किया भी नहीं तो भी ये ऑर्डर एप्लीकेबल होगा, मगर अमेंडमेंट कर लेना चाहिए इसको इनकॉर्पोरेट करते हुए। तो ये हमने सेक्शन 79A समझने की कोशिश की कि किसके बेस पे स्टेट गवर्नमेंट ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है, और ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस 10% ऑफ द सर्विस चार्जेस से ज्यादा नहीं हो सकता है। दिस इज एक्सक्लूडिंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटी के टैक्सेस को छोड़ के है, ठीक है। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज एंड रूल्स के अलग अलग प्रावधानों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा
धन्यवाद।